बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वोकेशनल टेक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जो ऊपर पैनल्स हैं, कट, कॉपी पेस्ट, होम या जितनी भी चीज़ें हमने की हैं वर्ड में, वो सेम टू सेम ऐसे ही एक्सेल के अंदर हैं। तो हम उन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने जो फार्मूलाज हैं, जो मेन काम है हमारे एक्सेल का, उसके ऊपर फोकस रखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, उसमें फार्मूला कैसे सेट करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है अगर कंप्लीट आता हो तो आप इसमें कोई भी जो है वो कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है 16 वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल है। इसके ऊपर चलते हैं और पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल्स क्रिएट किए थे, तो टेबल्स में हमने देखा था कि कॉलम्स एंड रोज़ जो है वो जब आपस में मिलते हैं तो टेबल क्रिएट होता है। तो टेबल की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट यही बनती है, कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम आर कॉल्ड टेबल। तो यहाँ पर भी आपको ये देखें, यहाँ पर स्क्रीन पर ये कॉलम नज़र आ रहे हैं ये, और कॉलम्स को उसने अल्फ़ाबेट्स नाम दिए हुए हैं। मतलब जो पहला कॉलम है उसको कॉलम ए, दूसरे कॉलम को कॉलम बी, सी, डी, ई, एफ अप टू सो ऑन, और ये अनलिमिटेड है अप्रॉक्सीमेटली आपके। तो ये कॉलम जो है ये ख़त्म नहीं होते, ये चलते रहते हैं। तो आपको इसमें जो है अनलिमिटेड कॉलम्स की जो स्ट्रेंथ है वो मिलती है। और सेम जब उसने रोज़ यहाँ पर बनाई है तो रोज़ को भी उसने एक नाम दिया है, लेकिन रोज़ को उसने 1 2 3 अप टू सो ऑन इस नाम से उसने मेंशन किया है। तो कॉलम को उसने ABC के नाम से मेंशन किया है और रोज़ को उसने 1 2 3 4 5 6 7 ये भी अनलिमिटेड चलते रहते हैं। तो जहाँ पर उसने कॉलम बनाए और रोज़ बनाई हैं वहाँ पर उसने कॉलम और रो को एक सेपरेट नाम भी दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेल बनता है, एक कॉलम और एक रो से जो एक क्रॉस बनता है उससे क्या है, एक सेल क्रिएट होता है। और इस सेल के ऊपर आप डायरेक्टली क्लिक करके कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आप इसमें लिख सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से एरो कीज़ की मदद से सेल में ऊपर नीचे मूव करवा सकते हैं, आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। और पार्टिकुलर किसी सेल में जाना हो तो डायरेक्टली आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर भी आप उस सेल पर जा सकते हैं। और यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, वो ये है कि जैसे हमारे कॉलम का नेम है, हमारी रो का नेम है, तो हमारे एक सेल का भी नेम बनता है जिसको हम सेल का एड्रेस कहते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जैसे हम कॉलम को उसके नाम से जानते हैं, ये कॉलम ए है, और रोज़ को उसके नाम से जानते हैं कि रो 1 है, तो उससे बनने वाले सेल को भी हम एक नाम से मेंशन करते हैं। और वो नाम, क्योंकि वो सेल जो है वो कॉलम और रो से बना है, तो नाम भी कॉलम और रोज़ के नाम से ही बनता है सेल का नाम। और जैसे यहाँ पर ए और 1 है तो इस सेल का नाम बनता है A1। तो जिस सेल पर आप जाएंगे उसका एक नाम बनेगा और उसके नाम को आप किस तरह डिफाइन करेंगे। अब ये देख लें, ये सेल मेरा कॉलम बी में है और रो कौन सी है, 1, तो इस सेल का नाम क्या बनेगा, B1। और ये एड्रेस काउंट होता है इस सेल का। एक पार्टिकुलर सेल पर जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये देख लें, ये हमारा कॉलम बनता है I और रो बनती है 16। तो इस सेल का एड्रेस क्या बनता है, I16। ये आपको यहाँ पर भी मिलेगा, इस नेम बॉक्स के अंदर सेल का नेम आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन आपने वहाँ से जो है वो नहीं देखना, आपने खुद से इस कॉलम और रो की मदद से आपने सेल का नाम डिफाइन करना लाजमी आपको आना चाहिए। E15, A7 या C5। तो हमेशा आपने सेल को उसके नाम से मेंशन करना है, और वो नाम किससे बन रहा है, हमारे कॉलम और रो के नाम से मिलाकर बना रहे हैं हम। तो ये पहला स्टेप है कि आपने जब भी कोई सेल यूज़ करना है तो उस सेल को उसकी वैल्यूज़ के नाम से या वैल्यू से मेंशन नहीं करना, बल्कि आपने उसको उसके एड्रेस या नेम से मेंशन करना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। अब सबसे पहले हमारा जो मेन मकसद होता है वो यहाँ पर कैलकुलेशन करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखता हूँ
नीचे वाले सेल में भी कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ और मुझे इन दो वैल्यूज़ का सम चाहिए, ऐड करना है मैंने इन दो वैल्यूज़ को। तो एक्सेल की तरफ से मुझे कोई लिमिटेशन नहीं है मेरे ऊपर कि मैं इसका आंसर इस सेल में लूँ, इस सेल में लूँ, इस सेल में लूँ या कहीं और जाकर लूँ एक्सेल के अंदर, या फिर मैं इस नीचे वाले सेल्स के अंदर इसका जो आंसर है वो लूँ। तो ये मेरे ऊपर एक्सेल की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, आप इसका आंसर किसी सेल में भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इखलाकी तौर पे तो यही बनता है कि हम इसका ये दो वैल्यूज़ को हम जमा कर रहे हैं तो उसका आंसर यहाँ पर हमें उसके नीचे वाले सेल पर मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसको जमा करता हूँ तो जमा करने का सिंपल फार्मूला है, आप जमा कर सकते हैं इस मेथड से, ज़रब दे सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सेम मेथड होगा, जस्ट अलामत आपने चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इन दो वैल्यूज़ को जमा करना चाहता हूँ तो पहला पॉइंट जो मैंने एक्सेल का बताया कि आपने सेल को उसकी वैल्यूज़ के लिहाज से, जैसे यहाँ पर ये ना 5 to 6 लिखा हुआ है, अब ये 5 to 6 हमने मेंशन नहीं करना, हमने करना है B4। ये वैल्यू जो है ये 5 to 6 नहीं है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। हमने इसको जब भी कहीं पे इस्तेमाल करना है तो 5 to 6 समझ के इस्तेमाल नहीं करना, हमने इस्तेमाल करना है B4 इसके एड्रेस के नाम से। क्यों ज़रूरी है ये समझते हैं। एक पॉइंट तो आपने हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमने सेल का एड्रेस यूज़ करना है। दूसरा पॉइंट मैं आप बता रहा हूँ, जब भी आप कोई फार्मूला स्टार्ट कर रहे हो तो आपने हमेशा वो फार्मूला जो है इक्वल से स्टार्ट करना है। ये एक्सेल का एक एल्गोरिथम है कि जब आप कोई इक्वल का साइन लगाकर कुछ लिखते हैं तो एक्सेल उसको फार्मूला कंसिडर करता है, और अगर आप इक्वल नहीं लगाते, आप सिंपल कुछ लिख देते हैं, चाहे वो आपकी इक्वेशंस ही क्यों ना बन रही हो, फार्मूला ही क्यों ना हो, अगर उसमें इक्वल नहीं है तो वो उसको जस्ट एक इनपुट वैल्यू तस्वर करता है, फार्मूला कंसिडर नहीं करता। अब मैं यहाँ पर आपको वो फ़र्क समझाना चाहता हूँ कि अगर आप वैल्यूज़ का जो है यहाँ पर खुद वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, और जब आप उस सेल का एड्रेस इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल सबसे पहले, क्योंकि मैंने फार्मूला कैलकुलेट करवाना है, तो फार्मूला कैलकुलेट करवाने के लिए इक्वल से ही स्टार्ट लेना पड़ता है। अब 5 to 6 प्लस 5 8 9 ये दो वैल्यूज़ हैं जिनको हमने जमा करना है। 5 to 6 5 8 9, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर मुझे इसका आंसर मिल चुका है, ठीक है, लेकिन ये मेथड मैंने गलत इस्तेमाल की। ये गलत क्यों है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 to 6 कर देता हूँ, अब क्या 526 और 526 को जब आप प्लस करते हैं तो या जवाब यही आता है? बिल्कुल भी नहीं। ये जवाब पहले वाले वैल्यूज़ के मुताबिक ठीक था जब हम 5 to 6 प्लस 5 8 9 कर रहे थे। अब इसका जवाब जो है वो बदल जाना चाहिए था, जो कि इसने चेंज नहीं किया। यही मेन डिफरेंस है। अब सेम मैं यहाँ पर 5 to 6 करता हूँ और 5 8 9 करता हूँ। अब मैं इसको अपना जो प्रॉपर मेथड है जो मैंने आपको बताया है, जो एक्सेल का एल्गोरिथम है कि आपने हमेशा सेल के एड्रेस से इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर मुझे लिखना है 5 to 6, तो मैं 5 to 6 नहीं लिखूँगा बल्कि C4 लिखूँगा, क्योंकि ये C कॉलम के अंदर है और 4 रो के अंदर है, तो ये C4 लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली वो इस सेल को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद मैंने प्लस लिखा और फिर 5 8 9 का मैं एड्रेस लिखूँगा C5, तो ये C5। अब जब मैं इंटर करूँगा तो जवाब तो मेरे पास 11 15 आया है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, अब देख लें कि मेरा आंसर भी उस वैल्यूज़ के मुताबिक चेंज हो चुका है। ये है जी आपके एक्सेल का जो है वो बेसिक एल्गोरिथम। आप कह सकते हैं कि ये है एक्सेल की खूबसूरती, ब्यूटी, कि अब आपका ये कैलकुलेटर बन चुका है। आप इसमें 0 0 पुट करें, आंसर आपका 0 0 हो जाएगा। इस सेल को जिसमें आपने ये फार्मूला लगाया है, इसको आपने नहीं छेड़ना या डिलीट नहीं करना। अगर इसमें कोई चेंजिंग कर देंगे तो दोबारा आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इसमें कुछ भी लिख दें, बस एंटर करें और आपको उसकी जवाब
यहाँ पर सेल के अंदर मिल जाएगा। कुछ भी वैल्यूज़ दे दें आपको यहाँ पर आंसर मिलता रहेगा। एज कैलकुलेटर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है बेसिक हमारा एक्सेल का जो फ़ायदा कि हम एक दफ़ा उसमें फार्मूले इनपुट कर देते हैं और उसके बाद उसके मुताबिक वो हमेशा काम करता रहता है। जस्ट हमने इनपुट देनी है और आउटपुट लेनी है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इस तरह आप जमा तो आप कर ही रहे हैं। ये देखें मैंने इसमें जमा तो कर दिया, और जब आप एडिट करना चाहते हो तो इसमें सेल को सिलेक्ट करें और F2 प्रेस करें तो ये एडिट मोड में चला जाएगा। अब मैं इसको ज़रब देना चाहता हूँ तो यहाँ पे जस्ट मैंने मल्टीप्लाई का निशान कर देना है, तो अब ये रकम जमा हो रही है। और अगर F2 प्रेस किया मैंने, एडिट मोड में गया, मैं यहाँ पे माइनस करना चाहता हूँ तो जस्ट आपने यहाँ पे माइनस की अलामत लगानी है और आपका आंसर माइनस में चला जाएगा। और F2 मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ तो जस्ट आपने यहाँ पर डिवाइड की अलामत लगानी है। तो आप यहाँ पर सिंपली कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सेम मेथड के साथ। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर दो बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक कि आपने सेल को उसकी वैल्यू से इस्तेमाल नहीं करना, उसके एड्रेस से इस्तेमाल करना है, ठीक है। और दूसरा, जब भी आप कहीं पर फार्मूला स्टार्ट करने जाएं तो आपने वो फार्मूला जो है वो इक्वल से स्टार्ट करना है हमेशा। अब यहाँ पर कुछ मैं मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। अभी तक जो मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया है वो दो वैल्यूज़ का किया है, और हमेशा चाहे आप माइनस करें, ज़रब करें या तकसीम करें, डिवाइड करें, तो हमेशा दो वैल्यूज़ को ही करते हैं। उससे ज़्यादा एट अ टाइम उससे ज़्यादा वैल्यूज़ को आप माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते एक वक्त में दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को। लेकिन बाज़ औक़ात हमें प्लस जो है वो इस तरह का मिल जाता है, जैसे ये वैल्यूज़ हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखता हूँ। अब मुझे इनको प्लस करना है। एक मेथड तो आपके मुताबिक जो अभी हमने किया है वो ये कि हम यहाँ पर जो है जस्ट B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस जो है वो अप टू सो ऑन ऐसे चलते जाएं। तो अगर ये तो हमारे पास 7-8 वैल्यूज़ हैं, अगर हमारे पास ये 7-8 हज़ार वैल्यूज़ हों तो हमारे लिए तो ये मसला बन जाएगा कि ये फार्मूला इतना लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए सम के साथ हमें बहुत ज़्यादा एक एडिशनल चीज़ मिलती है जो बहुत इजी कर देती है हमारे काम को, कि आप इक्वल लगाएं और यहाँ पर आप लिखें सम और ब्रैकेट स्टार्ट कर दें। तो नीचे यहाँ पर देखें, यहाँ इसका जो है वो फॉर्मेट भी आपको मिलता है कि अब आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, पहले सेल का जो एड्रेस है जिसको आपने यहाँ पर प्लस करना है B2 है, तो आप यहाँ पर B2 लिख दें और उसके बाद ये कॉलन की अलामत आपने लगानी है। यहाँ पर ये दो डॉट जो हैं, ये जो हमारा अल्फ़ाबेट है L, उसके नेक्स्ट वाला जो बटन है उसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये कॉलन लग जाएंगे। और उसके बाद आपने ये आखिरी सेल का एड्रेस देना है, वो है जी B9। तो ये हमने यहाँ पर B9 कर दिया और इसको आप एंटर कर दें तो ये आपका यहाँ पर प्लस हो चुका है। तो आपको हर सेल को वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पहला सेल और कॉलन लगाना है और आखिरी सेल लगाना है। लेकिन शर्त ये है कि आपका जो है यहाँ पर सम लिखा हुआ होना चाहिए। अगर सम नहीं होगा तो फिर ये सम नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात। अब इसका एक और आसान सा हल निकालते हैं, वो ये है कि आप जस्ट इक्वल करें और सम ब्रैकेट स्टार्ट करें और जिन सेल्स को आपने जमा करना है उनको ड्रैग करते हुए सिलेक्ट कर लें, तब भी आपका वही फॉर्मेट बनता है। सेम वही चीज़ B2 और कॉलन लगा हुआ है और B9 है, तो इससे आप इसको फिर प्लस कर सकते हैं। तो ये है जी आपका एक छोटा सा प्लस के लिए। अगर आप ज़्यादा वैल्यूज़ हैं 100, 200, 1000 और उनको आप फार्मूला लगा कर कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, तो आप उसको इस मेथड से प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो है एक छोटा सा किसी भी शॉप का जो है वो हम यहाँ पर एक कैलकुलेटर बनाते हैं।
कि जब ऑनलाइन ये बिल बनता है हमारा तो वो कैसे बनता है, उसके ऊपर कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इस सेल में हेडिंग दूंगा आइटम्स की, और यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसके क्वांटिटी, और यहाँ पर आ जाएगा जी टोटल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मतलब कि कोई बड़ा शोरूम है या कोई स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स है या कुछ भी हो सकता है जिसका आप यहाँ पर फार्मूला बना रहे हो, तो उसके आइटम्स यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे अब हम किसी शोरूम पे गए हैं और पार्ट्स लेने हैं हमने, तो उसमें टायर्स जो है वो आइटम हमारा क्या है, टायर्स है, और उसकी प्राइस एक टायर अगर 1800 का आ रहा है, कोई बात नहीं जी, हम क्वांटिटी बाद में लिखेंगे, पहले हम आइटम्स जो है वो 5-6 यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब और क्या चीज़ होती है जी, उसमें आप कर सकते हैं, इसमें ट्यूब कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी तकरीबन 300 की कर लें हम प्राइस इसकी, एक पीस की जो प्राइस है वो। और बैटरी अगर हमारे पास बाइक की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर बात है हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो हम बाइक्स का एक स्पेयर पार्ट है उसके बारे में बना रहे हैं, तो उसकी बैटरी 1500 की। ये मैं ऐसे फ़र्ज़ी कीमतें लगा रहा हूँ, आप जब किसी का इस तरह का कैलकुलेटर बना कर देना चाहते हैं आप उसको, तो प्राइस भी वो खुद यहाँ पर मेंशन कर सकता है और क्वांटिटी भी मेंशन कर सकता है। आपने जस्ट उसमें फार्मूले सेट करके उसको देने होते हैं। अब बैटरी हो गई, और उसके बाद जो कंप्लीट इंडिकेटर्स जो हैं उसको हम जो सेट है पूरा वो तकरीबन 1300 का हम लगा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो स्पीडोमीटर हमारा तकरीबन 2000 का कर लेते हैं, जितना का भी होगा हमें आइडिया नहीं है अभी। तो आप इस सेल को यहाँ से थोड़ा सा इसकी लेंथ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर आपको यहाँ पर नज़र आएँ। काफ़ी हैं, आप मज़ीद भी जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं उसको क्वांटिटी मतलब अब जो कस्टमर आया है उसको आपने वैल्यूज़ दिखाई हैं जी, टायर इतने रुपए का है, ट्यूब इतने की है, बैटरी इतने की है, इंडिकेटर्स इतने के हैं, स्पीडोमीटर इतने का है। अब वो जी कहता है जी मुझे जो है वो तकरीबन 20 टायर्स चाहिए, और ट्यूब्स कितनी चाहिए जी, मुझे तकरीबन 50 ट्यूब्स चाहिए, बैटरी मुझे तकरीबन 8 चाहिए, और इंडिकेटर्स का सेट जो है वो तकरीबन 15 चाहिए, और स्पीडोमीटर भी उसको कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो ये उसने क्वांटिटी बताई। अब यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है जिसमें प्राइस आपको दी हुई है, क्वांटिटी आपको दी हुई है। मतलब 1800 का एक टायर है और 20 टायर कितने के आएंगे, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल, और उसके बाद इसका एड्रेस क्या बनता है, B2 मल्टीप्लाई बाय C2। तो ये यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा, ये क्या हो गया, इक्वल टू B2 ही है ना, ठीक तो है, और क्वांटिटी कितनी है, C2 बनता है, यहाँ पर हमने मिस्टेक C20 लिख दिया है, C2। तो ये देख लें, ये 36,000 का आपका बिल बनेगा टायर्स का। सेम यही फार्मूला आपने यहाँ पर लगाना है, और अगर आप सेल का एड्रेस लिखना नहीं चाहते तो उस सेल को यहाँ पर जाके क्लिक कर दें, उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान लगाएं, फिर इस सेल को सिलेक्ट कर दें, फिर भी आपकी वैल्यूज़ आ सकती है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपको यहाँ से सेल का एड्रेस निकालना आना चाहिए। जैसे अब B4 है, मैं यहाँ पर B4 लिखता हूँ, और ये कौन सा जी, C4, तो यहाँ पर आप C4 लिख दें। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं इंडिकेटर्स का जो है वो हमारा इक्वल B5 मल्टीप्लाई बाय C5, और उसके बाद स्पीडोमीटर के ऊपर आते हैं जी, इक्वल आपने लाजमी लगाना है वरना कैलकुलेशन नहीं होगी। B6 मल्टीप्लाई बाय आपका बनता है यहाँ पर
C6 सिंपल सा। तो ये आपके जो है वो इंडिविजुअल टोटल निकल आया। यहाँ पर हमने निकालना है जी ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल, अब वही सम वाला फार्मूला आपका यहाँ पर लगेगा जो पहले हमने सीखा है। आप जस्ट या तो D2:D6 कर दें या फिर यहाँ पर आप ऐसे सिलेक्ट कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, और इक्वल कर दें। ये आपका जो है वो ग्रैंड टोटल निकल आया जो कस्टमर ने पे करना है 98,500 रुपये। ठीक है, ये एक सिंपल सा आपका एक फार्मूला है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल की तरफ। अब एडवांस लेवल क्या है, सबसे पहले तो अब कस्टमर कहता है जी मैंने जो आपका कस्टमर है, मतलब जो उसका ऑनर है, हमारा जो स्पेयर पार्ट्स की शॉप है उसका जो ऑनर है, वो कहता है जी मैंने हर कस्टमर को जो है वो 10% डिस्काउंट देना है। जो भी मेरे पास आएगा तो मैंने उसको 10% डिस्काउंट देना है। अब ग्रैंड टोटल जो उसका निकला है 98,500, इसमें से उसने 10% क्या देना है जी, डिस्काउंट देना है। तो अब आपने ही ये फार्मूला लगा कर देना है ना कि 10% डिस्काउंट। अब 10% डिस्काउंट निकालना है या फिर यहाँ पर आप लिख दें पेएबल। 10% डिस्काउंट काउंट करके उसमें से माइनस होकर जो उसने बिल देना है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए डायरेक्टली। मतलब बजाय इसके कि आप यहाँ पर पहले 10% निकालें फिर यहाँ पर पेएबल निकालें और उसमें 98,500 में से जो रकम यहाँ पर आपके निकलेगी इस सेल में उसको उसमें से माइनस करें और यहाँ पर पेएबल निकालें। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा आपका जितनी टेक्स्ट फील्ड आप कम बनाएं उतने आप अच्छे डिज़ाइनर प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या निकालूंगा, पेएबल। अब पेएबल मतलब कैसे कि 98,500 का 10% निकालना है, जो भी वो वैल्यूज़ बनती है उसको 98,500 से माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हमारी क्या होगी, पेएबल होगी। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो 10%, 20%, 5% निकालना आना चाहिए। अब उसका फार्मूला पहले समझ लेते हैं। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको फार्मूला समझा रहा हूँ कि 98,500 का 10% कैसे निकालना है। इक्वल लगाएं आप, ठीक है। डी कौन सा बनता है, 7, ये हमारा जो ग्रैंड टोटल है D7 है ना, और इसी का ही हमने 10% निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई करें 10 से और डिवाइड करें 100 से। ये है जी आपका फार्मूला 10% निकालने का। अगर आपने 5% निकालना है तो यहाँ पर आप D7 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ और डिवाइडेड बाय 100 कर दें। जितना भी परसेंट निकालना है, 75% निकालना है, 70% निकालना है, तो आप अपनी जो टोटल है, ग्रैंड टोटल है, उसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आपने उसका परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर हमें देख लें कि ये हमें उसका 10% निकाल के देगा जो कि 9,850 रुपये बनता है। अब हमें ये 9,850 नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि ये 9,850 ऑटोमेटिकली काउंट हो और इसमें से माइनस होकर रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर हमें मिलनी चाहिए। अब उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे D7 और उसमें से माइनस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए 10%। तो 10% काउंट करने का यहाँ पर फार्मूला लगा दें ब्रैकेट के अंदर। वो अभी हमने यहाँ पर लगाया है D7 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर है, एक्सेल है, वो ये ब्रैकेट वाला हिस्सा एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ब्रैकेट वाली चीज़ को हमेशा प्रेफर किया जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन पहले की जाती है, ठीक है। तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा D7 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट वाला एरिया है हमारा, ये एरिया हमारा जो है वो 10% निकाल रहा है। मतलब इस कैलकुलेशन से हमारी रकम बनेगी ये वाली 9,850। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है हमारा जो फार्मूला हमने बनाया है, ये इसका जो आंसर आना है वो 9,850 आना है, जो अभी हमने यहाँ पर निकाला था। और फिर वो क्या हो रहा है, वो रकम
इस D7 मतलब इस रकम में से क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो आपका दोनों काम एक ही सेल में हो रहे हैं। आपने इंटर करना है, तो यहाँ पर देख लें, अगर 9000 कितना है जी, 98,500, तो उसमें से अगर आप 9,850 माइनस करते हैं तो 88,650 जो है ये बिल बना है, जो क्लाइंट उसको पे करेगा 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो ये था आपका एक सिंपल फार्मूला कि आप उसका 10% भी कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। अब जो है वो जो स्पेयर पार्ट का ऑनर है, बिजनेस का ऑनर है, वो आपको कहता है जी भाई थोड़ा सा ना मुझे और एडवांस करके दें चीज़ें। क्या एडवांस करना है जी? वो आपसे कहता है जी कि आपने ये 10% तो निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि मैं हर कस्टमर को तो 10% नहीं दूंगा ना, ठीक है। मैं 10% दूंगा जो जिसका बिल जो है वो 50,000 से ऊपर बनेगा। जिस कस्टमर का बिल 50,000 से ऊपर बनेगा उसको तो मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन जो 50,000 वाले हैं या 50,000 से कम वाले कस्टमर हैं जिनका बिल कम बनता है, उनको तो मैं 10% नहीं दे सकता ना, उनका बिल ही कम है, उनको मैं दूंगा डिस्काउंट 5%। अब हमने फील्ड्स भी नहीं बढ़ानी, मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर फार्मूले अलग-अलग लगाते जाएं, एक ही सेल में काम करना है। और आपने एक ही सेल में काम ये करना है कि अब जो रकम जैसे ही ये रकम 50,000 से बढ़े तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट होना चाहिए, 10% के साथ कैलकुलेशन होनी चाहिए। और जैसे ही ये रकम 50,000 हो या 50,000 से कम हो तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5% के साथ 10 निकलना चाहिए, उसमें से माइनस होनी चाहिए रकम। तो ये तो बड़ा मसला हो गया। अब कैसे समझाएं जी कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर को समझाना तो हमने है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, प्रोग्रामर तो आप बैठे हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास चलता है जी इफ़ का कंसेप्ट। आपने अक्सर जो लोग कंप्यूटर को समझते हैं या थोड़ी बहुत जिन्होंने प्रोग्रामिंग की है वो तो इसके एक्सपर्ट होंगे। तो इफ़ जो है ये हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो एक ऑप्शन है जिसमें कंप्यूटर के पास फैसला करने की सलाहियत पैदा होती है, वो सोचने समझने के काबिल हो जाता है और दो चीज़ों में से एक चीज़ चुनता है एक शर्त की बुनियाद पर। इफ़ का मतलब अगर आप लफ्ज़ी देखें तो अगर है, इफ़ का मतलब अगर बनता है। और अगर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास दो रास्ते हों। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास 100 रुपये हुए तो मैं दही बल्ले खाने जाऊँगा, और अगर मेरे पास 50 रुपये हो तो मैं समोसे खाने जाऊँगा। अब दही बल्ले वाली दुकान जो है वो आपके राइट साइड पे है और समोसे वाली दुकान आपकी लेफ़्ट साइड पे है। अब आप सेंटर में खड़े हैं और शर्त क्या है कि अगर आपके पास 100 रुपये हुए तो आप राइट साइड पर जाएंगे, मतलब दही बल्ले खाएंगे, फिर लेफ़्ट साइड पर तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लें कि फ़ैसला कर रहे हैं आप कि दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है। तो इफ़ जब सिचुएशन आती है ना अगर वाली, उस सिचुएशन पर अगर आप गौर करें तो आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। एक आपके पास वो शर्त, जैसे अभी हम जो रियल लाइफ के एग्जांपल ले रहे हैं, वो शर्त क्या है कि 100 रुपये का होना, कि हमारा बैलेंस कितना हो, 100 रुपये हो। 100 रुपये बैलेंस है या नहीं है वो एक अलग बात है। अभी हम तस्वर करते हैं कि अगर 100 रुपया हुआ तो हमने किधर जाना है, राइट साइड पे दही बल्ले खाने हैं। और अगर 50 रुपये हुए तो 50 रुपये की तो प्लेट मिलती नहीं है दही बल्ले की, अब तो एक समोसा मिल जाएगा, तो फिर हम लेफ़्ट साइड पर जाकर समोसा खा लेंगे। तो तीन चीज़ें हैं, पहली चीज़ आपकी शर्त, और दूसरी वो रास्ता जब शर्त आपकी पूरी होती है, ठीक है, और तीसरा वो रास्ता जब शर्त आपकी पूरी नहीं होती। तो ये है एल्गोरिथम, या आप इसको सिंटैक्स कह सकते हैं इफ़ का, कि एक्सेल के अंदर जब आप इफ़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स जब आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये देख लें आपको इसके तीन पार्ट्स मिलते हैं और उसको कॉमे से अलग किया गया है। ये देख लें यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर ये तीन हिस्से हैं इसके। पहला है इसका लॉजिकल टेस्ट, मतलब शर्त,
पहले हिस्से में हम क्या लिखेंगे, शर्त लगाएंगे, शर्त लिखेंगे। दूसरे हिस्से में हम अगर वो शर्त ट्रू हो तो फिर आपने कंप्यूटर से क्या काम लेना है वो हम इसके अंदर लिखेंगे, इस एरिया के अंदर, मिड वाले एरिया के अंदर। और यहाँ पर हम क्या काम लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फॉल्स। यहाँ पर हम कंप्यूटर से वो काम करवाएंगे कि जब हमारी शर्त पूरी ना हो। यहाँ पर हम शर्त देंगे, यहाँ पर वो काम लिखेंगे, वो फार्मूला लिखेंगे जो हमने एग्जीक्यूट करवाना है हमारी शर्त पूरी होने पर। मतलब अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल को साथ लेकर चलते हैं तो ये है कि 100 रुपया है या नहीं, यहाँ पर चेकिंग होगी। अगर है तो ये हमारा दही बल वाली दुकान है, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर हमारी समोसे वाली दुकान है। तो जब 100 रुपया होगा तो मतलब शर्त सही हो जाएगी, तो फिर आप यहाँ पर जाएंगे मतलब, और ये रास्ते पर आएंगे, और ये रास्ता आपको किधर ले जाएगा, दही बल्ले वाली दुकान पर। और अगर ये शर्त पूरी नहीं होती, इसका मतलब है हमारे पास 100 रुपया नहीं है, तो फिर ये रास्ता तो कभी भी नहीं चुना जाएगा। फिर फ़ौरन यहाँ से कंट्रोल किधर जाएगा, इसके ऊपर, और इस रास्ते के ऊपर जब जाएंगे तो ये रास्ता आपको किधर लेके जा रहा है, समोसे वाली दुकान पर। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास इफ़ के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ हमारी शर्त, कंडीशन, और दूसरे नंबर पर वो कंडीशन पूरी होने पर जो हमने वैल्यूज़ करवानी है उससे वो, और तीसरे नंबर पर जब शर्त हमारी पूरी ना हो तब हमारा कंट्रोल किधर जाना चाहिए, वो ऑप्शन हम यहाँ पर बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा कि इफ़ जो है वो आपकी कैसे काम करती है एक्सेल के अंदर। अब चलते हैं जी हमारे इस मसले की तरफ, जहाँ पर हमारे पास सिचुएशन है कि अगर ये जो बिल है हमारा ये 50,000 से ज़्यादा हो तो 10% डिस्काउंट दें, और अगर 50,000 से कम हो या 50,000 हो तो फिर 5% डिस्काउंट दें। तो सिंपल सी बात है। अब आपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, इफ़ इक्वल लगाएंगे, इफ़ करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अब सबसे पहले तो हमने शर्त लगानी है, यहाँ पर कंडीशन देनी है, और कंडीशन क्या है कि ये बिल जो है ये 50,000 से बड़ा है या छोटा। तो यहाँ पर हम सिंपल D7 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या कहेंगे कि D7 बड़ा है 50,000 के। ये कॉमे से मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब मैं दाखिल हो चुका हूँ दूसरे स्टेप पर, और जैसे मैंने कॉमा लगाया, अब पहले ये बोल्ड किया हुआ था, अब ये बोल्ड ख़त्म हो गया, अब दरमियान वाली वैल्यू जो है बोल्ड हो चुकी है। मतलब अब हम इफ़ के मिड पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर हमने उसे बताया कि D7 बड़ा है 50,000 के, D7 बड़ा है 50,000 के। अगर ये शर्त सही हो, मतलब अगर D7 सच में बड़ा हो 50,000 के, तो फिर हमने डिस्काउंट कितना देना है, 10%। तो ट्रू वाली वैल्यू में हम 10% वाला फार्मूला इनपुट करेंगे कि जिसमें 10% उसकी जो है वो कैलकुलेशन हो रही हो और उसमें से माइनस भी हो रहा हो टोटल बिल में से। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या लिखेंगे, D7 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट D7 वही चीज़ मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब अगर ये वैल्यूज़ D7 जो है 50,000 से बड़ी है तो ट्रू वाला हिस्सा हल होना है ना, शर्त ट्रू हो रही है तो ये वाला हिस्सा हल होगा। और इस हिस्से में हम क्या कह रहे हैं कि 10% डिस्काउंट काउंट होगा। ठीक है। अब ये वैल्यूज़ फॉल्स कब होगी, जब आपकी रकम 50,000 या 50,000 से कम होगी, तभी कंट्रोल जो है फिर इसको सॉल्व नहीं करेगा, फिर वो जाएगा अगले हिस्से पे, फॉल्स वाले हिस्से पे, और उसमें हमने क्या कैलकुलेट करवाना है, यही फार्मूला कैलकुलेट करवाना है। बस उसमें हमने परसेंटेज कितनी निकालनी है, 5%। अब देख लें मैंने कॉमा लगाया और हम इस एरिया में पहुंच गए। इस एरिया में हमने क्या लिखना है, D7 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट D7 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये है जी आपका इफ़। अब कंप्यूटर आएगा
वो यहाँ पर चेक करेगा D7 में वैल्यूज़ कितनी है 98,500। 98,500 बड़ा है जी 50,000 से, जी बिल्कुल बड़ा है। तो वैल्यू शर्त क्या हो गई, सही हो गई। तो कंप्यूटर ये स्टेटमेंट को हल करेगा, ये वाली जिसमें 10% निकाल रहे हैं हम, और अगली स्टेटमेंट को देखेगा भी नहीं कि उसमें क्या है, और यहीं से वापस बाहर निकल आएगा, हमें जवाब मिल जाएगा। और अगर कंप्यूटर यहाँ पर आता है D7 में, हो सकता है 40,000 हो, 30,000 हो, 20,000 हो, तो इसको चेक करेगा कि 50,000 से रकम बड़ी है, नहीं है जी, गलत हो गया ना। जब गलत होगा तो फिर इसको तो देखेगा ही नहीं, फिर डायरेक्टली किधर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। और इसमें हम क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, 5% कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो अब हमारा जो जवाब है वो बदल जाएगा। और साथ साथ आपने ये भी देखना है कि ये ब्रैकेट आपने स्टार्ट की, यहाँ पर एंड हो गई, ये ब्रैकेट आपने स्टार्ट की, यहाँ पर एंड हो गई। लेकिन ये जो इफ़ वाली ब्रैकेट है ये हमने लगाई तो सी, लेकिन अभी तक क्लोज़ नहीं की, तो इसको भी आपने लाजमी क्लोज़ करना है। अब ये आपका फार्मूला कंप्लीट है, आप एंटर प्रेस करें। अब ये इस वक्त जो है ये कितना काउंट कर रहा है, ये काउंट कर रहा है जी आपका 10% के साथ। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी कम करते हैं ताकि हमारा बिल जो है वो 50,000 से कम हो। चलें जी, अब हमारा बिल बन रहा है 39,100, और अब इस फार्मूले के मुताबिक इसमें से 5% काउंट होना चाहिए। देखते हैं जी, हम यहाँ पर अपने कैलकुलेटर को लाते हैं, और पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। अब बिल है हमारा 39,100, ठीक है। हम इसका 5% निकालते हैं, इसको ज़रब देंगे 5 से और तकसीम करेंगे 100 पर, तो 1,955 रुपये, 1,955 रुपये बनता है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1,955, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हमारी वैल्यू है 39,100 में से हम निकालेंगे 1,955, तो 37,145 वही बन रहा है। मतलब कि अब ये 5% काउंट हो रहा है, पहले कितना हो रहा था 20%। तो उम्मीद है आपको ये इफ़ का जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा, ठीक है। इस तरह आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है, चाहे आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, ज़रब कर रहे हो या तकसीम कर रहे हो, सिंपल है। और जब आप एक से ज़्यादा रकमें प्लस करते हैं तो उसके लिए आप सम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जो है 10% निकालने का हमने मेथड यहाँ पर सीखा, और साथ साथ हमने जो है वो इफ़ जो है अगर दो चीज़ों में से फ़ैसला करना हो तो कंप्यूटर जो है उसके अंदर ये सलाहियत कैसे पैदा होती है कि वो डिसीजन मेकिंग जो है वो एक उसमें क्वालिटी पैदा हो जाती है, वो इफ़ के ज़रिए होती है। और इफ़ का जो कंसेप्ट है वो हमने समझने की कोशिश की है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर समझ नहीं आई तब भी आप हमें लाजमी बताएं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, हमें इंशाल्लाह उसको दोबारा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर लेंगे अगेन। और अगर आपको सच में ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल वोकेशनल टेक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और यहाँ पर हम आपको ग्राफिक्स के लिहाज से, IT ऑफिस के लिहाज से और एनिमेशंस के लिहाज से, और बहुत जल्द पहले एक लेक्चर तो हमने इस पर अपलोड किया हुआ है फ्रीलांसिंग के लिहाज से, जो एक जर्नल लेक्चर है, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसके ऊपर एक फ्रीलांसिंग का जो है ख़ास तौर पर फाइवर के ऊपर पूरी डिटेल के साथ एक ट्यूटोरियल लेकर आने वाले हैं, जिसमें पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उसके ऊपर गिग्स क्रिएट करते हैं, उसकी SEO करते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें आपको बताएंगे। तो वर्ड के भी लेक्चर्स चल रहे हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ आपको मिलते रहेंगे। और एक्सेल के ऊपर जो है ये हमारा आज पहला ट्यूटोरियल है, जिसमें हमने सिंपल चीज़ें थोड़ी सी की हैं और थोड़ी सी एडवांस चीज़ें भी की हैं, जिनको आप इफ़ कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टूल के साथ, नई चीज़ों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।